विवान का मृत शरीर पाकर वेद जिंदा हो जाता है और राजपरी वेदिका का श्राप टूट जाता है और वेद फिर से जिंदा हो जाता है। उधर समर और विराट कलावती के पास डरते हुए आते हैं और घबराते हुए कहते हैं कि उन्होंने विवान को मार डाला। यह सुन कलावती को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और गुस्से में कहती है, मैंने कहा था ना कि अपने गुस्से पर काबू रखो, अगर उसे कुछ हो गया तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। कलावती दोनों को डांट ही रही थी कि तभी वहाँ वीर आता है और कलावती से कहता है, रिलैक्स, तुम क्यों परेशान होती हो, विवान को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है और अपने कमरे में सो रहा है। यह सुन समर और विराट हैरत में आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं और कलावती भी सुकून का सांस लेती है और दोनों को लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से चली जाती है। विवान सोकर उठता है और आईने में खुद को देखता है। विवान अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वो पूरी तरह से बदल चुका था, उसका लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका था और अब वो पहले वाला कमजोर विवान नहीं रहा बल्कि एक शक्तिशाली राक्षस बन चुका था। वो नीचे आता है तो कलावती और वीर की बातें सुनता है। वो दोनों आकर्ष की मौत के बारे में बात कर रहे थे। ये सुन वेद को विश्वास नहीं हुआ कि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से में नीचे आता है और कलावती से आकर्ष की मौत के बारे में पूछता है तो कलावती उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। वेद समझ जाता है कि कलावती उससे कुछ छुपा रही है। उधर सुनैना के पिता सुनैना के घर न आने पर परेशान हो जाते हैं और सुनैना को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। वो सुनैना को ढूंढते ढूंढते बेला के घर जाते हैं। बेला भी परेशान हो जाती है और कहती है, अंकल चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ उसे ढूंढने। और दोनों साथ में सुनैना को ढूंढने लगते हैं। चारों तरफ अंधेरी काली रात और अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी जंगल में बेला को सुनैना का फोन मिलता है। वो उसके मोबाइल में वो वीडियो देख लेती है और समझ जाती है कि कुछ तो गलत हुआ है। उस वीडियो में विवान सुनैना के पीछे भागता है, जिसे देख पूरा शक विवान पर जाता है। अगले दिन बेला विवान के घर जाती है तो वेद उसे देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। बेला गुस्से में उसकी तरफ देखती है और वो वीडियो क्लिप दिखाते हुए उससे सुनैना के बारे में पूछती है तो वो यह कहकर बड़ी आसानी से बच जाता है कि उस रात वो जॉगिंग पर गया था और उसे कुछ नहीं पता। बेला को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो सच जानने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है तो उसे भी एक अजीब सा एहसास होता है, मानो जैसे वर्षों पुराना कोई रिश्ता हो उसके साथ, और उसे कुछ दृश्य भी नजर आते हैं। वेद सोचता है, अगर उस दिन राजपरी वेदिका ने मुझे मारा ना होता तो आज मैं अपने भाई के साथ होता और उसे कुछ नहीं होने देता। यह सुन बेला फौरन वेद का हाथ छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। वो भागते हुए जा ही रही थी कि रास्ते में उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है कि पिछले जन्म में उसके साथ क्या हुआ था। क्योंकि बेला को अब सब याद आ चुका था तो उसकी शक्तियां भी उसे मिल जाती हैं और वो रोने लगती है और यह निश्चय करती है कि वो वेद को मार डालेगी। बेला घर आती है तो खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखती है और अपनी माँ रानी परी और परी लोग को याद करती है और बहुत भावुक हो जाती है। उधर वेद आकर्ष की मौत से बहुत दुखी होता है और वो उसको याद करता है और रोते हुए कहता है, मेरे भाई के साथ क्या हुआ होगा, कैसे पता करूं। वो सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ती है जिसे कलावती ने बंद कर रखा था। वेद सोचता है, ये दरवाजा कैसा है और इसे कलावती ने बंद क्यों रखा है, क्या राज छुपा रखा है उसने इस दरवाजे के पीछे। वेद बहुत उत्सुक हो जाता है और उस दरवाजे को खोल देता है तो उस कमरे को काफी बुरी हालत में पाता है। वो यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगता है, तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। वेद बॉक्स को खोलता है तो उसमें कड़ा होता है। वेद उस कड़े को छूता है और अपनी शक्तियों से देखने की कोशिश करता है तो उसे कुछ अजीब सा दृश्य नजर आता है जहाँ आकर्ष के हाथ में असी अस्त्र होता है। उससे कोई मिलने आता है जिसे देख आकर्ष खुश हो जाता है और कहता है, आप यहाँ, और उसे वो अस्त्र दे देता है। वो औरत उसी अस्त्र से उस पर वार कर उसे मार देती है।
जिसमें उसका हाथ जख्मी हो जाता है और वो कड़ा वहीं गिर जाता है। उसका चेहरा न दिखने की वजह से वेद का पूरा शक कलावती पर जाता है। वेद गुस्से में कलावती के पास आता है और उससे आकर्ष के बारे में पूछता है, तो कलावती कहती उसे कुछ नहीं पता। तो वेद उसे वो कड़ा दिखाता है, जिसे देख कलावती बहुत डर जाती है। तभी समर भी वहाँ आ जाता है और वो ये सब देख वेद का कॉलर पकड़ लेता है उसे मारने के लिए। तभी वेद उसे धक्का देता है। वेद के धक्का देने से समर कोसों दूर जा गिरता है। गिरने से समर को काफी चोटें आ जाती हैं। वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, जिसे देख कलावती की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और समर भी हैरत में पड़ जाता है कि एक दिन में इसके पास इतना ताकत कहाँ से आ गया। कलावती घबराते हुए उससे कहती है, विवान ये तुमको क्या हो गया है। वेद गुस्से में कलावती को सब बता देता है कि वो विवान नहीं बल्कि वेद है और विवान मर चुका है। यह सुन कलावती हैरान रह जाती है और वेद से डरते हुए उस रात की सारी घटना बता देती है जिस रात आकाश की मौत हुई थी। वो बताती है कि बाबा ने असी अस्त्र को पाने का रास्ता ढूंढ लिया था। वो असी अस्त्र को आकाश को सौंपकर पता नहीं कहाँ चले गए। आकाश असी अस्त्र को लेकर मनाली वाली हवेली जाता है उसे सुरक्षित रखने के लिए। जब मुझे पता चला तो उस अस्त्र को पाने के लिए मैं भी वीर के साथ हवेली गई थी और आकाश से मेरी लड़ाई भी हुई उस अस्त्र के लिए, पर मैं हार गई। आकाश की शक्तियों के आगे मेरी शक्तियां कमजोर पड़ गईं, तो मैं वहां से भाग गई। मेरे जाने के बाद कोई और आया जिसने आकाश को मारकर वो अस्त्र छीन लिया। जब मैं दोबारा वहां गई तो मुझे आकाश की लाश मिली और ये कड़ा मिला, जिसे छूकर मैंने भी देखा तो मुझे पता चला कि ये कोई मामूली कड़ा नहीं है बल्कि ये एक परी का कड़ा है। आकाश को एक परी ने मारा है, इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब वेद उस कातिल के बारे में सोचने लगता है कि किसने मेरे भाई को मारा होगा। तभी उसके मन में एक विचार आता है। वो तय करता है कि वो मनाली वाली हवेली जाएगा, क्योंकि इस सब की शुरुआत वहीं से हुई थी। जरूर वहाँ कोई सुराग होगा। कलावती कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आकाश मेरा भी भाई था और मैं भी उसी कातिल को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। इनफैक्ट हम सब वहाँ जाएंगे। और सब तैयार हो जाते हैं मनाली के लिए। तभी सोफिया बेला के साथ वहाँ आ जाती है तो अब आती है कि वो सब कहीं जा रहे हैं। सोफिया समर से कहती है, तुम सब कहाँ जा रहे हो। समर उससे सब बता देता है कि वो अपनी मनाली वाली हवेली घूमने जा रहे हैं। तो सोफिया कहती है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी ये मनाली वाली हवेली देखना चाहती हूँ। सोफिया बेला से भी चलने के लिए कहती है और बेला तैयार हो जाती है और सब मनाली के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर सब घूमकर हवेली देखते हैं और विवान भी सुराग ढूंढने में लग जाता है। बेला की नजर विवान पर पड़ती है तो वह बहुत परेशान नजर आता है। बेला विवान के पास जाकर गिरने का नाटक करती है तो विवान उसे पकड़ लेता है। विवान के छूते ही वो विवान के मन की बात सुन लेती है। विवान सोच रहा होता है, काश वो परी ना आई होती हमारी जिंदगी में। ये सब उसी की वजह से हुआ है। ना वो मुझे मारती और ना मैं अपने भाई आकाश को मरने देता। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पर उस कातिल का सुराग ढूंढूं। बेला खुद को संभालती है। रात हो जाती है। सब डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, पर वेद को कहाँ चैन आने वाला था। वो रात को उठकर हॉल में आता है और आकाश को याद करते हुए रोने लगता है और कहता है, काश मैं जिंदा होता। मेरे भाई को मेरी कितनी जरूरत रही होगी, पर मैं अपने भाई को बचाने के लिए उसके साथ नहीं था। उसे अकेले रोते हुए बेला देख रही होती है, जिसे देख बेला की आंखों में भी आंसू आ जाता है। वो रियलाइज करती है कि उसने वेद को मारकर उसके परिवार को भी तहस नहस कर दिया। इसलिए बेला भी डिसाइड करती है कि वो वेद की मदद करेगी और बेला भी सुराग ढूंढने लग जाती है। तभी बेला किसी को छुपते छुपाते हुए हवेली में दाखिल होते हुए देखती है। वो विवान के पास जाती है और कहती है, मैंने अभी अभी किसी को चोरी चुपके हवेली में दाखिल होते हुए देखा है। विवान फौरन उस जगह आता है तो वो एक नकाबपोश को छुपकर जाते हुए देखते हैं तो विवान उस पर अपनी शक्तियों से वार करता है और वो उसे पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो उसके चेहरे से नकाब हटाता है, वो दंग रह जाते हैं। वो औरत कोई और नहीं
बल्कि बेला की माँ होती है। बेला को विश्वास नहीं होता कि इस सब के पीछे उसकी माँ है। बेला कहती है, माँ आप? करुणा कहती है, मत कहो मुझे माँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। बेला कहती है, पर क्यों माँ? तब करुणा उससे बताती है कि पहले वो भी परी थी। दरअसल पहले करुणा भी एक परी हुआ करती थी। वो थक चुकी थी रानी परी की सेवा करते करते। वो रानी परी को मारकर खुद रानी परी बनना चाहती थी और परी लोग पर राज करना चाहती थी। यह बात रानी परी को पता चल गया और वो करुणा को गिरफ्तार करवा लेती है और उसे सजा देती है कि अब से वो धरती लोक पर रहेगी। उसे परी लोक से निकाल देती हैं। करुणा को अपने किए पर पछतावा होता है और वो रानी परी से माफी मांगने लगती है। तो रानी परी को भी उस पर दया आ जाता है और वो उसके सामने एक शर्त रखती है। वो करुणा से कहती है कि तुम परी लोक में तभी वापस आ पाओगी जब तुम 80 अस्त्र लाकर मुझे दोगी। करुणा मान जाती है और वो धरती लोक पर आकर इंसानों की तरह जिंदगी जीने लगती है और 80 अस्त्र के तलाश में होती है। वो 80 अस्त्र के लालच में भैरव और उसके बेटे से जान पहचान बना लेती है। जब आकर्ष को 80 अस्त्र मिला तो यह बात करुणा को पता चली, तो वो आकर्ष से मिलने उस हवेली जाती है। आकर्ष उसे पहले से ही जानता था, तो उस पर भरोसा कर लेता है और 80 अस्त्र को देखने के लिए उसे दे देता है। 80 अस्त्र को पाते ही करुणा के मन में लालच आ जाता है। वो उसी अस्त्र से वार कर आकर्ष को मार देती है, जिसमें उसका हाथ जख्मी हो जाता है और उसका कड़ा वहीं गिर जाता है और वो 80 अस्त्र को लेकर वहां से भाग जाती है। वेद करुणा से उस अस्त्र के बारे में पूछता है, तो करुणा कहती है कि वो अस्त्र उसके पास नहीं है, उस अस्त्र को किसी ने उससे चुरा लिया। मैंने अपने शक्तियों से उस अस्त्र को ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि वो अस्त्र यहीं इसी हवेली में मौजूद है। बस उसी को ढूंढने के लिए मैं अक्सर यहाँ आती रहती थी। फिर बेला अपनी शक्तियों से देखने की कोशिश करती है तो वो पाती है कि हवेली में एक खुफिया तहखाना है, वो अस्त्र वहीं रखा हुआ है। बेला विवान से तहखाने के बारे में बताती है तो विवान कहता है, तुम्हें कैसे पता चला तहखाने के बारे में? तुम तो यहाँ पहली बार आई हो। तो बेला कहती है, मैंने अभी अभी अपनी शक्तियों से देखा। बेला विवान से सब बता देती है कि वो राजपरी वेदिका है और ये उसका पुनर्जन्म है। ये सुन विवान को बहुत बड़ा धक्का लगता है और वो कहता है, पर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम तो मेरी दुश्मन हो। तो बेला कहती है, मैं यहाँ तुम्हें मारने के ही इरादे से आई थी, पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी वजह से तुमने अपना परिवार, अपना सब कुछ खो दिया। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करके अपना फर्ज निभा रही हूँ, क्योंकि हम परियां कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, बल्कि हम लोगों की मदद करते हैं। फिर सब तहखाने की तरफ जाते हैं तो वो पाते हैं कि वो अस्त्र भैरव के पास है। मतलब भैरव उस तहखाने में उस अस्त्र की हिफाजत कर रहा था और साथ ही कोई साधना भी कर रहा था। वेद भैरव को देख भावुक हो जाता है और पुकारता है, बाबा। वेद की आवाज सुन भैरव अपनी आंखें खोलता है, पर वो वेद को नहीं पहचानता। वो कहता है, तुम कौन हो? तो वेद कहता है, बाबा मैं वेद हूँ और ये आकर्ष के बेटे विवान का शरीर है। भैरव वेद को देख बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ रानी परी भी आ जाती हैं। उन्हें देख बेला खुश हो जाती है। रानी परी भी बेला को देखकर बहुत खुश होती हैं। रानी परी भैरव से कहती हैं, 80 अस्त्र का यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है, इसकी सही जगह परी लोक में है। ये यहाँ रहेगा तो कोई न कोई इसे हासिल करने के लिए षड्यंत्र करता रहेगा। भैरव कहता है, हाँ शायद तुम ठीक कहती हो। इस अस्त्र की वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है। भैरव रानी परी को अस्त्र देने ही वाला होता है कि करुणा वो अस्त्र छीन लेती है और हंसने लगती है। करुणा कहती है, मैंने इस अस्त्र को पाने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे हैं। आकर्ष को मारा। बेला एक परी है, ये जानते हुए भी मैं उसे सहती रही, उससे प्यार का दिखावा करती रही, बेचारी बनी रही। अब मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी। ये सब देख बेला को बहुत दुख होता है। भले ही करुणा उसके साथ नाटक करती रही, प्यार का दिखावा करती रही, पर बेला सच में करुणा से बहुत प्यार करती थी। वो रानी परी पर वार कर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी बेला अपनी शक्तियों से करुणा पर वार करती है
जिससे करुणा नीचे गिर जाती है और असी अस्त्र उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। करुणा गुस्से से उठती है और बेला को मारने के लिए उस पर वार करती है। तभी वेद बेला को बचा लेता है और उस पर वार कर उसे जान से मार देता है। उसके मरने के बाद रानी परी असी अस्त्र उठा लेती हैं और बेला से भी परी लोग चलने के लिए कहती हैं। बेला वेद की तरफ देखती है। वेद की आंखों में आंसू होता है और वो बेला का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैंने अपने सबसे अजीज भाई को तो खो दिया, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। राजपरी वेदिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पिछले जन्म में भी करता था और जब भी हम जन्म लेंगे मैं तुमसे ही प्यार करूँगा। वेद बेला को शादी के लिए प्रपोज करता है। बेला रानी परी की तरफ देखती है तो रानी परी भी खुशी खुशी उसे अनुमति दे देती हैं। वो बेला से कहती हैं, मैं सभी राक्षसों को गलत समझती थी, पर शायद मैं गलत थी। सब राक्षस बुरे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे भैरव और उसके बेटे। और रानी परी अलविदा लेते हुए वहाँ से वापस परी लोग चली जाती हैं और वेद बेला की शादी हो जाती है। कलावती और उसके बेटे भी सारे बुरे काम छोड़ देते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। सब खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को एक राक्षस और परी की यह अनोखी कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और अनोखी और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।